Hello students of class 8. Today we are going to start our chapter number 14 of your grammar Sanskrit grammar that is अनुवाद प्रकरण। बच्चों, आज हम आपका संस्कृत ग्रामर का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है अनुवाद प्रकरण, कि कैसे आप हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं या संस्कृत से हिंदी में उसका अनुवाद करते हैं। अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेशन। क्या होता है अनुवाद का मतलब? ट्रांसलेशन। ओके। अब अनुवाद क्या होता है? एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित करने का नाम अनुवाद है ना। संस्कृत जो वाक्य होते हैं उसमें कर्ता, क्रिया, कर्म, है ना, इनका जो प्लेस होता है वो स्थिर नहीं होता है। जब वो लेखक, लिखने वाला या जो बोलने वाला होता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे कि हमारे इंग्लिश में एक सेंटेंस फ्रेमिंग होती है ना, उसके बाद हमारे हिंदी में भी बिल्कुल इसके बाद यही आएगा, ऐसे सेंटेंस फ्रेमिंग होती है। लेकिन संस्कृत के जो सेंटेंस होते हैं, इसमें जो सब्जेक्ट, जो काम को करने वाला है कर्ता, जो वर्ब है वो, और जो काम हो रहा है ना, तो उनका प्लेस स्थिर नहीं है। इसे आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। यही संस्कृत भाषा की विशेषता होती है। यह कारक प्रधान भाषा है। इसमें क्या होती है? कारक प्रधान भाषा है। आपको पता है कारक मैंने बताया था, संबंध कारक, अधिकरण, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, है वो वाले। तो अच्छा, इसमें अव्यय जो होते हैं उनके अलावा कोई भी शब्द या धातु ऐसा नहीं है कि जिनका बिना रूप चलाए हम यूज़ कर पाएँ। इसलिए वचन, विभक्ति और पुरुष का ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि संस्कृत में वचन होते हैं 3। हिंदी में आपके 2 ही होते हैं, यहाँ पर 3 होते हैं। कौन से वचन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 2 से ज़्यादा के लिए बहुवचन। उसी तरीके से आपका विभक्ति जो है वो आपकी है यहाँ पर 7। कितनी है विभक्ति? 7, है ना। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ओके। उसके बाद आपके पुरुष आते हैं 3। कौन से आते हैं पुरुष? कितने आते हैं? 3। कौन से? एक तो प्रथम पुरुष जो आपका थर्ड पर्सन होता है, जैसे आप किसी और के लिए बात कर रहे हो तो वहाँ पर प्रथम पुरुष का यूज होता है। उसके बाद आता है आपका मध्यम पुरुष। अगर आप किसी से डायरेक्टली बात कर रहे हो, किसी से तुम कहकर बात कर रहे हो, तो वो आपका मध्यम पुरुष में आएगा। उसके बाद आता है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि आपके स्वयं के लिए, अगर आप मैं, हम या हम दोनों इस तरीके से किसी के बारे में, अगर ऐसे हमारे इस बारे में बात कर रहे हो, तो वो कौन सा पुरुष होगा? उत्तम पुरुष। ठीक है। वचन होते 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्तियाँ होती है आपकी 7। पुरुष होते हैं 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। इसके अलावा जो अनुवाद जो होता है ये हमेशा अभ्यास करने से ही होता है। अगर आपको किसी भी कार्य में दक्षता प्राप्त करनी है, यानी आपको परफेक्शन उसमें चाहिए, तो आपको अभ्यास यानी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस करने से ही सारे वर्क इजी होते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको चाहिए कि वो हर दिन कुछ हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें और फिर अपने टीचर से गाइडेंस लें, है ना। अब आप देखो अनुवाद के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, कौन कौन से निर्देश ज़रूरी हैं। जैसे किसी भी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करने से पहले उस वाक्य के कर्ता, क्रिया और कर्म के साथ काल और जो दूसरे जो कारक के जो बोधक चिन्ह होते हैं उन्हें पहले भली भांति आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है। जैसे कि कर्ता कारक है, उसका चिन्ह क्या है? ने। कर्म कारक है, उसका चिन्ह क्या है? को। करण कारक है, उसका चिन्ह क्या है? से या के द्वारा, है ना, से या अलग होना। उसके बाद संप्रदान कारक है तो उसका चिन्ह क्या है? के लिए। अपादान है तो उसका से या के द्वारा। ऐसे संबंध कारक है तो का, के, की। और आपका अवधिकरण कारक है तो में या पर। और संबोधन है तो आप किसी को बुला रहे हो तो संबोधन से बुलाओगे तो हे, अरे, भो, ये आपके संबोधन कारक के चिन्ह हैं। तो आपको ये सारे जो बोधक चिन्ह हैं इन्हें आपको भली भांति याद भी कर लेना और समझ भी लेना। ठीक है। उसके बाद अनुवाद में केवल जो अव्यय होते हैं उनको छोड़कर कोई भी शब्द बिना विभक्ति या प्रत्यय के प्रयुक्त नहीं होता है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, मैंने आपको बता दिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना। इस प्रकार किसी क्रिया के एक काल में, इस प्रकार किसी भी कोई भी क्रिया है, कोई भी धातु है, कोई भी वर्ब है, उसके एक काल में, यानी मान लो आप वर्तमान काल ही मान लो, तो
9 प्रकार के कर्ता हो सकते हैं, यानी एक तो कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, 2 कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं, या बहुत सारे कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं, एक कोई तुम हो सकता है, 2 कोई तुम दोनों हो सकते हैं, या फिर तुम सब ये हो सकता है, मैं खुद के लिए हो सकता है, हम दोनों के लिए हो सकता है, या हम सब। तो ऐसे 9 कर्ता हो गए। ठीक है, जहाँ पर युष्मत शब्द के त्वम, युवाम, यूयम रूपों का प्रयोग किया जाता है वहाँ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। जहाँ अस्मत् शब्द के अहम, आवाम और वयम का प्रयोग किया जाता है वहाँ उत्तम पुरुष, है ना। और बाकी जो सभी जो संज्ञा और सर्वनाम है वो प्रथम पुरुष में आते हैं, उसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद कर्ता जो है वो जिस पुरुष या वचन का होगा उसी पुरुष और वचन की क्या होगी, उनकी क्रिया होगी। ठीक है, अनुवाद के लिए आप शब्द रूप और धातु रूप को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उनको याद नहीं करोगे तो आप ट्रांसलेशन अनुवाद नहीं कर पाओगे। अतः सबसे पहले आपको इन रूपों का प्रैक्टिस करनी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब आपको ये जो कारक, कारक चिन्ह और विभक्ति जो बता रहे हैं इनको आपको बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेना है। जैसे कि कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से के साथ तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से अलग होना पंचमी, संबंध का के की रा रे री षष्ठी, उसके बाद अधिकरण में पर सप्तमी, संबोधन हे अरे ओ संबोधन, ये जो मैंने आपको पहले भी बताए थे अभी वो सब है। ठीक है ना, तो ये आपको बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेना, मतलब आपको मुंह पे नींद में भी पूछे ना तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी आप अनुवाद कर पाओगे। अच्छा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति आती है, अपादान में पंचमी आती है, संबंध में षष्ठी विभक्ति आती है, अधिकरण में सप्तमी आती है और संबोधन में आपके संबोधन विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अनुवाद करने से पूर्व वाक्य में होने वाले काल का निर्णय कर उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। कि अनुवाद करने से पहले हम देख लें कि उस वाक्य में कौन सा काल है और उसके अनुसार क्रिया का, जैसे अगर भूतकाल है तो हम गा घेगी यूज़ करेंगे, ठीक है, क्रिया के साथ। अगर भविष्य काल है, सॉरी भूतकाल है तो था, थे, थी यूज़ करेंगे, या चुका, चुके, चुकी यूज़ करेंगे। अगर भविष्य काल है तो हम गा घेगी यूज़ करेंगे, है ना। और या फिर अगर वर्तमान काल है तो रहा है, रही है, इस टाइप से यूज़ करेंगे। जैसे आपके इंग्लिश में टेंसेस होते हैं वैसे ही आपके संस्कृत में काल होते हैं। ठीक है, अब अनुवाद के लिए कुछ सरलतम प्रयोग जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रथम पुरुष के कर्ता हेतु, प्रथम पुरुष के कर्ता हेतु 1, 2, 3 और मध्यम पुरुष के कर्ता हेतु 4, 5, 6, उत्तम पुरुष के लिए 7, 8, 9 संख्यांक दिए जा रहे हैं। प्रथम पुरुष के लिए 1, 2, 3, मध्यम पुरुष के लिए 4, 5, 6, ठीक है, और उत्तम पुरुष के लिए 7, 8, 9 ये संख्यांक दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इनके संख्यांक अनुवाद के लिए दिए गए, जैसे कि एक वचन 1, 2, 3, पठति, पठतः, पठन्ति, पठ धातु के रूप दिए जा रहे हैं। पठति, पठतः, पठन्ति, पढ़ता है, पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, पढ़ता है 2 जने पढ़ते हैं और बहुत सारे पढ़ते हैं। पठसी, पठथ, पठथ, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो और तुम सब पढ़ते हो। ठीक है, पठामी, पठावह, पठामह, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं या हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक अंक पर जो करता है उसमें जो एक अंक पर जो क्रिया उन दोनों को जोड़कर लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखो एक अंक पर क्या है, कर्ता कौन है, बालिका, बालिका के साथ नीचे वाला एक अंक पे क्या है, पठती, तो ये आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा, बालिका पठती, अर्थात बालिका पढ़ती है। ठीक है, ऐसे 2 नंबर वाला जो करता होगा तो 2 नंबर के साथ 2 नंबर की क्रिया लगेगी, 3 नंबर वाला होगा तो 3 नंबर के साथ 3 नंबर की क्रिया लगेगी, 9 नंबर के साथ 9 नंबर की क्रिया लगेगी, है ना, और कोई दूसरी नहीं लगेगी। जैसे बालिका पठती, बालिके पठत, बालिकाः पठन्ति। ठीक है, इसी प्रकार 4, 5, 6 जो है उनके साथ 4, 5, 6 जो कर्त पद है उनके साथ 4, 5, 6 जो मध्यम पुरुष के क्रियापद है उन्हीं को ही जोड़ा जाएगा। जैसे त्वम पठसी, युवाम पठथ और यूयम पठत, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो और तुम सब पढ़ते हो। ऐसे ही 7, 8, 9 के साथ में 7, 8, 9 वाली क्रिया ही लगेगी, अहम पठामी, आवाम पठावह और वयम पठावह, है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वाक्य रचना में जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा
जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा उसके साथ उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे ही आप और भी जोड़कर बना सकते हो, जैसे कि प्रथम पुरुष कवि कवि कवयः, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 करके दे रखे हैं, ये यहाँ पर कर्तृपद दे रखे हैं, उसी के अनुसार आप यहाँ पर क्रियापद जोड़ सकते हो। जैसे कि आपने वहाँ पर पीछे 1 नंबर पे कवि लिखा हुआ था, यहाँ पर गच्छति लिखा हुआ है, तो कवि है गच्छति, कवि गच्छतः, कवयः गच्छन्ति, त्वम गच्छसि, युवाम गच्छतः, यूयम गच्छथ। ठीक है, ऐसे उत्तम पुरुष में अहम गच्छामि, आवाम गच्छावह, वयम गच्छामः। तो ये सारे जो है वो लट लकार के उदाहरण दिए गए हैं। इसी प्रकार आप लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, इनका प्रयोग भी आप कर सकते हो। ठीक है, अर्थात आप ये कह सकते हो कि अहम आवाम और वयम हमेशा उत्तम पुरुष आएंगे, त्वम युवाम यूयम हमेशा मध्यम पुरुष में आएंगे, और उसके बाद स तो ते सा ते ता इस टाइप से जाएंगे, वो प्रथम पुरुष में आएंगे। अब यहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष गर्ष धातु के साथ दे रखे हैं, स गच्छति, तो गच्छत, ते गच्छन्ति, त्वम गच्छसि, युवाम गच्छत, यूयम गच्छत, अहम गच्छामि, आवाम गच्छावह, वयम गच्छामः। ठीक है, जैसे कि वयम यानी हम सब, गच्छामः यानी जाते हैं। ठीक है, इनकी हिंदी भी दिए हुए साथ साथ में। इसमें प्रथम इस जो ऊपर जो उदाहरण दे रखा है, इसमें प्रथम पुरुष के जो कर्ता पद है स तो ते दिए गए हैं, तो इसके स्थान पर आप किसी भी संज्ञा सर्वनाम के रूप रखे जा सकते हैं, जैसे गोविंद गच्छति, बालको गच्छत, मयूरा गच्छन्ति आदि। ठीक है, उसके बाद आपके जो है लंग लकार पठ धातु का लंग लकार के रूप दे रखे हैं, लिट लकार भविष्य काल के रूप दे रखे हैं लिख धातु के, उसके साथ कैसे इन्होंने ऐड कर रखा है। उसके बाद लोट लकार के कथ धातु के रूप दे रखे हैं, स कथयतु, तो कथ्यताम, है ना, त्वम कथय, अहम कथयानी, इस टाइप से दे रखे हैं। और फिर यहाँ पर आप देखो विधिलिंग लकार प्रेरणार्थक चाहिए के अर्थ में हस धातु के रूप दे रखे हैं, जैसे कि स हसेत उसे हंसना चाहिए, तो हसेताम उन दोनों को हंसना चाहिए, ते हसेयु उन सबको हंसना चाहिए, त्वम हंसे तुमको हंसना चाहिए, युवाम हंसे तुम दोनों को हंसना चाहिए, यूयम हंसे तुम सबको हंसना चाहिए। फिर आपका उत्तम पुरुष अहम हसेयम मुझे हंसना चाहिए, आवाम हंसे हम दोनों को हंसना चाहिए, वयम हसेम हम सबको हंसना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विधिलिंग लकार में कर्ता में कर्म कारक जैसा चिन्ह लगता है। किसके जैसा चिन्ह लगता है? कर्म कारक जैसा, है ना, जैसे उसे, उन दोनों को, तुमको। ठीक है, किंतु ये कार्य के करने वाले कर्ता है, उससे, उन दोनों, तुमको, ये सब कौन है? कर्ता है। तो इसलिए इनमें प्रथमा विभक्ति का ही यूज हुआ है। विधिलिंग लकार के वाक्य का प्रयोग अधिकांशतः जहाँ पर हम कहते हैं ना चाहिए, वहाँ पर किया जाता है, और जहाँ पर वाक्य का अंत भी चाहिए से ही होता दिखलाई देता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कर्ता जिस वचन का, जिस पुरुष का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की होगी, है ना, तब आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा, और जिस आपको इजीली आप उसका अनुवाद भी कर पाओगे। जैसे यहाँ पर देखो ये अभ्यास है, इनका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे कि मोहन दौड़ता है, अब मोहन का क्या लिखोगे आप? मोहना, है ना, फिर दौड़ता है, तो दौड़ता है, मोहन क्या है? ये वर्तमान काल है। ठीक है, वर्तमान काल का एक वचन प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो आप दौड़ता है धाव बोलते हैं, धाव का प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है? धावती। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हो कि जैसे ये तुम पाठ पढ़ते हो, तुमको क्या कहते हैं? तुम, एक वचन ही है और मध्यम पुरुष है, तो पाठ पढ़ते हो तो पाठम। ठीक है, पढ़ते हो, तो इसको क्या करोगे आप? तुम पाठ पढ़ते हो, तो मध्यम पुरुष एक वचन है, तो पढ़ने को क्या बोलते? पठ, है ना, पढ़ते, उसका पठ धातु का मध्यम पुरुष एक वचन क्या है? पठसी। तो क्या लिख देंगे हम? पठसी।
सी त्वं पाठम पठसी। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखो, मैं दूध पीता हूँ, मैं को क्या बोलते हैं, अहम। ये आपका उत्तम पुरुष का एक वचन है। दूध को कहते हैं दुग्धम, ठीक है। पीने को कहते हैं पिब, क्या कहते हैं, पिब। तो अगर यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन है तो पिब धातु में भी उत्तम पुरुष एक वचन क्या होगा, पिबामी। तो हम क्या लिख देंगे, पिबामी, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से वह को क्या बोलते हैं, सह। ये प्रथम पुरुष एक वचन है, ग्रामम गया, भूतकाल हो गया, तो स ग्रामम अगच्छत, इसका भूतकाल का एक वचन हम लिख देंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो बच्चों ये जो है आपके अभ्यास दिए हुए मैंने आपको बता दिया कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कैसे इनका अनुवाद करते हैं। आपको क्या करना है, ये सारा का सारा अपनी कॉपी में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में कर लेना है। इनके जो आंसर्स हैं वो भी यहाँ पर इसके पिछला वाला जो पेज है यहाँ पर दिए हुए हैं। लेकिन आपको क्या करना है, पहले आपको खुद से इनको अनुवाद करना है, ट्रांसलेशन करना है। उसके बाद ट्रांसलेशन आप मन में ट्रांसलेशन करो, फिर यहाँ पीछे से आप उसको चेक करो, ठीक है। फिर क्या करो, आप पीछे से चेक करो, आपका जहाँ करेक्शन होता है वहाँ करेक्शन करके फिर उसको आप कॉपी में नोट डाउन करो। लेकिन आपको वर्क सही ढंग से तरीके से करना है और बिल्कुल भी गलत वर्क आप नहीं करोगे। देख के कर रहे हो तो आपको करेक्शन यूँ नहीं कि आप उसमें काट फास करके और बिल्कुल गंदा वर्क करो, ऐसा आप नहीं करोगे। बिल्कुल सुंदर सुंदर राइटिंग में अच्छे से वर्क करोगे। ओके, ये आपका चैप्टर यहाँ पर ओवर हो रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।